तो दर्शकों नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे एक लड़की को क्या चाहिए? अगर उस लड़की की किसी से शादी होनी है और अगर वो अरेंज मैरिज है तो क्या चाहिए? एक ऐसा परिवार जिस परिवार के बारे में वो लड़की जानती हो कि ये परिवार अच्छा है, जहाँ पे कोई कलह ना हो, कोई कलेश ना हो। मतलब अगर जान पहचान में शादी हो तो बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसा लड़का जिसके अंदर कोई नशा ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई बुरी आदत ना हो। जिस परिवार में वो लड़की जाए वो परिवार उस लड़की का सम्मान करे, इज्जतदार तरीके से बातचीत करे। और आज के टाइम में एक और बड़ा फैक्टर कि भाई जिस परिवार में उस लड़की की शादी हो वहाँ पैसे हों, अमीर घर हो, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ हों, साथ ही किसी भी चीज़ पे अगर वो लड़की हाथ रख दे तो उस चीज़ के लिए उसको कभी मना ना किया जाए। तो अगर ये तमाम चीज़ें उस लड़की को मिल रही तो शायद उस लड़की से ज़्यादा खुशनसीब फिर कोई है नहीं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ जिस कहानी में एक लड़की के पास सब कुछ था। एक अच्छा खासा परिवार, दिल जान से मानने वाला पति, ख्याल रखने वाले ससुराल वाले, पैसा, दौलत, रुतबा, शोहरत। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की ने जो कुछ किया, इसको जब आप जानेंगे, इसको जब आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। या फिर यूं कहा जाए कि आमतौर पे जो लड़की के पक्ष वाले होते हैं अक्सर अपने लड़की के बारे में जब सुनते हैं वो किसी को पसंद करती है, किसी को प्यार करती है, तो एक सबसे आसान तरीका उनको नज़र आता है कि इस लड़की की किसी से शादी करा दी जाए। अपने ससुराल जाएगी, ससुराल वाले सुधारेंगे। यानी अपने घर का बवाल किसी और के सर पे डालना और उस घर के चिराग को बुझवा देना, ये भी आजकल के माँ बाप करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी। और इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तब आपके जहन में कई सारे दोषी नजर आएंगे और एक निर्दोष भी। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपको बताता हूँ। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह लगती है श्रीगंगनगर, और इसी श्रीगंगनगर में एक थाना है रावलभिंडी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है वन केलम विलेज, पाकिस्तान बॉर्डर से बमुश्किल चंद किलोमीटर की दूरी पे। और इसी गांव में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था रामरख। रामरख बड़े अमीर, ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक रुतबा था, एक बड़ा सालिशान घर था, साथ ही नौकर चाकर थे, करोड़ों में इनकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन इनके जीवन में केवल एक ही दुख था कि इनको कोई औलाद नहीं थी। अलग अलग जगहों पे इन्होंने इलाज करवाया लेकिन इनको कोई औलाद हुई नहीं। अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूक, पूजा पाठ, लेकिन जब कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और राम जो रख थे वो बड़े उदास हो गए। तो उदास होने के बाद इनके जो भाई थे, परिवार में इतना प्यार था कि इनके भाई ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मेरे 2-3 बेटे हैं, एक काम कीजिए, आप एक बच्चे को लिखा पढ़ी में गोद ले लीजिए। अब ये बात जब रामरख ने सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद रामरख ने अपने भाई के बेटे जिसका नाम आशीष था उसको गोद ले लिया। गोद लेने के बाद सगे बेटे से ज़्यादा प्यार दुलार किया। आशीष के अंदर बचपन से ही परिवार वाले संस्कार पड़े। आशीष बचपन से ही बड़ा स्मार्ट और सबकी बातें मानने वाला, बड़ा मृदुल स्वभाव का। धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद उसने पढ़ाई लिखाई की, हाई स्कूल में अच्छे नंबर, उसके बाद 12th में अच्छे नंबर, फिर इसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया। हर जगह इसके अच्छे नंबर। और जब अच्छे नंबर इसके आने लगे तो परिवार वाले भी खुश। बैठा बैठा जब पढ़ाई करते करते इसका समय नहीं कट रहा था तो फिर इसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी भी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। आशीष 27 साल का हो गया। और आशीष जब 27 साल का हो गया तो फिर पूरे परिवार ने सोचा कि भाई पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, दौलत है, लड़का भी बड़ा अच्छा है, कोई ऐब नहीं है, तो क्यों ना अब इसकी शादी करवा दी जाए, चूँकि 27 साल उम्र हो चुकी है। अब 27 साल की उम्र में आशीष के लिए लड़की खोजनी शुरू की गई। अलग अलग घरों से रिश्ते आए। हर रिश्ते में कभी किसी की कोई डिमांड, कभी किसी की कोई लालच, या फिर लड़की के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती जो चीज़ें इस परिवार से मैच नहीं करती थी, लिहाजा वो रिश्ता कैंसिल हो जाता। इसी दौरान जब अलग अलग जगहों पर रिश्ते देखे गए तभी आशीष की जो माँ थी, यानी जो दत्तक माँ थी, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार में ही शादी करवा दूँ, मतलब अपने मायके की साइड। चूँकि उस साइड से कई लड़कियाँ इस घर में आ चुकी हैं, एक तो वो खुद थी, साथ ही 2-3 लड़कियाँ और आई और सबका व्यवहार बड़ा अच्छा, वो भी बड़े जॉइंट फैमिली के लोग थे। ये बात उन्होंने अपने पति को बताई। पति ने कहा भाई ठीक, कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। तो इन्होंने बताया, आशीष की माँ ने,
कि एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि के जो पिता हैं वो 13 महीने पहले उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। 2 भाई हैं, हालांकि बड़े गरीब लोग हैं, मतलब अपनी हैसियत के तो नहीं है, लेकिन हाँ लड़की बड़ी अच्छी है, परिवार बड़ा अच्छा है। जो चाचा ताऊ है उन्होंने ही शादी वादी की जिम्मा अपने सर पे उठाया है। भाई भी सपोर्ट करते हैं। राम रख ने कहा कि भाई मुझे लड़की से मतलब है, लड़की अगर अच्छी है तो पैसे से क्या, पैसे तो अपने भी घर पे हैं। इसके बाद माँ ने बात चलाई, सामने वाले तो फॉरन इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि दोनों की शादी कर दी जाए। शादी फिक्स हुई और 30 अक्टूबर साल 2025 में बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ऐसी बारात आशीष की निकली थी कि शायद पूरे इलाके में ऐसी बारात कभी आई ही नहीं थी। तमाम लोग उस बारात की नज़ीरें देते रहे, तमाम लोग खुश थे। अंजलि को लोग यही कहते थे कि तुम्हारी किस्मत पलट गई और तुम अच्छे खासे घर में जा रही हो। शादी हुई, शादी होने के बाद अंजलि अपने ससुराल आई। पहले से भी आती थी, लिहाजा परिवार में फौरन घुल मिल गई। तमाम लोग खुश, बड़ा सा परिवार, 15-16 सदस्य रहते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शादी के 3 महीने बीत गए। नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी भी लगभग बीतने की कगार पे आ गया। अक्सर ये लोग क्या करते थे कि खाना खाने के बाद शाम को घूमने जाया करते थे। 30 जनवरी की बात है। रात को पूरा परिवार खाना खाने के बाद घूमने निकलता है। अंजलि भी निकलती है, आशीष भी निकलता है, साथ ही उसके भाई भी निकलते हैं। अचानक से फिर अंजलि और आशीष आपस में कुछ बातचीत करते हैं। नई शादी हुई थी। इन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आप लोग दूसरी डायरेक्शन में जाओ, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे और थोड़ा आगे तक आज घूमने जाएंगे। सब ने कहा कि भाई नई शादी हुई है, पति पत्नी है, जाने दो, प्राइवेसी है उनकी। इसके बाद अंजलि और आशीष आगे जाते हैं, पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर ये हुआ कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे भी चलते हैं, वो भी हुआ। फिर आते हैं, फिर पैदल चलते हैं। बढ़िया सुहाना मौसम था, आनंद ले रहे थे। जैसे ही थोड़ी दूर ये लोग जाते हैं, अचानक से सुनसान रास्ता आ जाता है और जैसे ही सुनसान रास्ते पे लोग पहुंचते हैं, रात के 10 साढ़े 10 का वक्त रहा होगा, अचानक से 4 से 5 लोग इन दोनों को घेर लेते हैं। घेरने के बाद सबसे पहले जो आशीष था उसके ऊपर रॉड से वार करते हैं। उसके बाद फिर अंजलि के ऊपर वार करते हैं। फिर आशीष लड़ने की कोशिश करता है तो उसको और पीटते हैं, अंजलि को भी मारते हैं। उसके बाद अंजलि के शरीर से जितने गहने, चूंकि बड़े घर में शादी हुई थी, खूब सारा सोना मिला था, तो जितने भी गहने, चैन, अंगूठी, झुमके, ये तमाम चीज़ लूटते हैं। लूटने के बाद इन दोनों को वहाँ फेंक के फरार हो जाते हैं। अब इधर घर पे जब परिवार वाले देखते हैं कि अंजलि और आशीष काफ़ी देर से घूमने निकले और अभी तक आए नहीं, तो परिवार में हड़कंप मची। उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। अब ये हुआ कि जाके देखो तो जो भाई लोग थे वो घूम के देखने के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे रात के 1 बज जाते हैं और 1 बजे उस लोकेशन पे भाई और परिवार के सदस्य पहुंच जाते हैं ढूंढते ढूंढते, जहाँ पे आशीष और अंजलि पड़े थे। वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि चाहे आशीष हो चाहे अंजलि हो, बिना होश के एक झाड़ी में पड़े हैं। परिवार वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो उनको तो मानो काटो खून नहीं। फौरन गाड़ी मंगाई जाती है, उन दोनों को गाड़ी में डाला जाता है, फिर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं, डॉक्टरों ने जब नब्ज टटोली तो पता चला कि जो अंजलि है वो तो बेहोश है, लेकिन जो आशीष है उसने दम तोड़ दिया। अब ये खबर जैसे परिवार वाले सुनते हैं, सुनने के बाद मानो काटो तो खून नहीं। उनके घर का इकलौता लड़का, यानी जो रामरख का इकलौता बेटा था जिसको उन्होंने गोद लिया था, उसने दम तोड़ दिया। फौरन ये मामला पुलिस में गया। पुलिस भी भागी भागी आई। आने के बाद पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ। अंजलि अभी तक बेहोश ही थी। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, होश में आती है। जब खबर सुनती है कि उसका पति मारा गया, फिर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर पानी वानी के छींटे मारे जाते हैं, फिर से अंजलि होश में आती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था मैम। अंजलि रोने लगती है। रोते हुए पूरी घटना बताती है कि ये लोग घूमने गए थे, उसके बाद अचानक से 3 से 4 लोग आते हैं। आने के बाद हमला करते हैं, उसके बाद गहने वहने भी लूटते हैं।
अंजलि भी बेहोश हो गई थी, आशीष भी बेहोश हो गया था, और उसके बाद ये तमाम चीजें। अब ये कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो चूंकि बड़े घर का मामला था तो प्रेशर बना कि भाई कौन ये लुटेरे हैं, फौरन को पकड़ा जाए। इसके बाद भी एक काम था कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना था, चूंकि ये सीधा मामला हत्या का था। लिहाजा पुलिस वाले एक तरफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, दूसरी तरफ पता करना शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने लूटपाट भी की और लूटपाट करने के साथ साथ हत्या भी कर दी। इसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई, आसपास के लोगों से पूछा, कैमरों को खंगाला, इत्तेफाक से कुछ पता नहीं। आसपास के जितने गिरोह थे, जितने चोर चक्के थे, उनको भी उठाया, वहां भी कुछ पता नहीं। साथ ही जितने सीटर थे उनसे भी पूछताछ, वहां भी कुछ पता नहीं। अब पुलिस वाले भी बड़े टेंशन में कि ये कौन सा नया गिरोह आ गया जिसने ऐसा घटना कांड कर दिया और अभी तक कोई सबूत तक नहीं। इधर बड़े लोग, परिवार पे प्रेशर। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, जांच पड़ताल पुलिस वाले कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, सबूत हाथ लग नहीं रहा। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों ने एक चीज नोटिस की कि गहना पहना था अंजलि ने, ज्यादा मारा गया आशीष को, और अंजलि के जिस्म पे जितनी खरोंचें आई हैं वो कोई सीरियस नहीं थी, फिर भी अंजलि बेहोश थी। और आमतौर पे आदमी लूटता है तो कान खींचेगा तो झुमका है या फिर कोई भी चीज है तो कट जाएगा, लेकिन यहां पे कान पे भी कोई कटने के निशान नहीं, गले में भी कोई रगड़ के निशान नहीं। क्योंकि आदमी हार पहनता है तो पीछे की डोरी बड़ी मजबूत होती है, तो ऐसे हाल में कटने के निशान आ जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें मिसिंग थी। इधर अंजलि की बयान में भी थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही थी। तब पुलिस वालों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि ही कुछ जानती हो, लेकिन अब ये बात बोली कैसे, न सबूत है न गवाह है, करें क्या। लिहाजा पुलिस वालों ने फॉरेंसिक की टीम बुलाई और उस पूरे क्राइम सीन की बड़ी अच्छे से तलाशी ली। और जब बड़े अच्छे से तलाशी ली तो स्ट्रगल के निशान केवल आशीष के साथ मिले, अंजलि के साथ नहीं। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने देखा तब उनके दिमाग के घोड़े खुले कि अगर ऐसा हत्याकांड हो रहा था तो आखिर अंजलि ने विरोध क्यों नहीं किया। लिहाजा पुलिस वालों ने अंजलि से पूछना शुरू किया। शुरुआत में अंजलि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब अंजलि ने अपना मुंह खोला तो एक ऐसी कहानी पता चली जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह गए थे। दरअसल ये कहानी कम से कम 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले अंजलि श्री गंगनहर इलाके में, श्री गंगनगर इलाके में एक शादी में गई थी और इसी शादी में एक बेटा आया था जिसका नाम था संजू। अंजलि को संजू बार बार कभी कॉफ़ी देता, कभी चाय देता, कभी पानी देता, और इसी दौरान संजू अंजलि को पसंद करने लगता है। जब अपनी स्पेशल केयर अंजलि देखती है तो कायदे से कोई और लड़की होती तो उसे लगता चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ अंजलि को भी पसंद आने लगी। इशारों में दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, फिर चुपके से एक दूसरे को नंबर दे दिया उसी शादी में, और फिर बातचीत शुरू। जब बातचीत आगे बढ़ी तो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर प्यार भी हो गया। लेकिन अब ये श्री गंगनगर और ये सादुल शहर अलग अलग गांव का मामला। लिहाजा अंजलि ने फैसला किया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाएगी। एमकॉम के बहाने वो बाहर निकलने लगी, बाहर जाके रहने लगी, और वहीं पे अक्सर जो संजू था वो आता, इससे मिलता, और वो तमाम चीज़ें जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती हैं वो तमाम चीज़ें करता। दोनों के जहन में ये प्लान था कि एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते के बारे में परिवार वालों को भनक लगी। जब परिवार वालों को भनक लगी, इसी बीच पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया तो परिवार वालों ने अंजलि को बुला लिया, और इसके कर्मकांडों के बारे में पता चला तो परिवार वालों ने मना किया, कहा नहीं जाना है। अब अंजलि बेताब अपने संजू के लिए, लेकिन परिवार वालों ने इधर मना कर दिया कि जाना नहीं है, तो क्या करें। और इसी बीच आशीष का रिश्ता अंजलि के लिए आ जाता है। परिवार वालों को यह पता था कि अंजलि किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन परिवार वालों ने सोचा कि इतना अच्छा रिश्ता आया, इसको तो गंवाना नहीं है। लिहाजा पूरे परिवार ने डांट के धमका के आशीष से उसकी शादी फिक्स कर दी, और बड़े ही धूमधाम से आशीष से उसकी शादी करवा दी। शादी हो गई, लेकिन अंजलि नहीं चाहती थी कि आशीष उसके करीब आए। लिहाजा अक्सर अंजलि ऐसे बहाने बनाती कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। आशीष कहता ठीक है,
पढ़ने जाना है जाओ, कॉलेज में नाम लिखाओ, घर की गाड़ी है ड्राइवर उठाओ, कॉलेज जाओ, उसके बाद चली आओ। अब अंजलि का मकसद यहाँ पूरा हो नहीं रहा था, लिहाजा अंजलि ने फिर कहा कि मुझे और दूर जाना है। आशीष ने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में बहुएं बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं। अब ये बात अंजलि को खटक गई कि यार ये तो बात बन नहीं रही। इसके बाद अंजलि ने कहा कि तुम बाहर जाओ पढ़ने। आशीष ने कहा कि अभी तो मेरी शादी हुई है और अभी मैं क्यों जाऊँगा, मेरी पढ़ाई अच्छी खासी यहीं से चल रही है, ठीक ठाक नंबर आ रहा है। तो जब कहीं से कोई बात अंजलि को बनती नज़र नहीं आई, तब अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड संजू को फ़ोन किया और कहा कि एक काम करो, मेरे पति को रास्ते से हटा दो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ऐसे हम लोग न मिल पाएंगे न एक हो पाएंगे। संजू ने कहा क्या करें? तब अंजलि ने कहा कि मैं इसको घुमाने के बहाने बाहर लेके आऊँगी, तुम आना, इसको मार देना और मेरे गहने मैं तुमको दे दूँगी। मैं बता दूँगी कुछ लुटेरे आए थे, सुनसान जगह रहेगी, ना कोई कैमरा है ना कुछ और है, तो पकड़े कैसे जाओगे? संजू की ये बात जम गई, लेकिन समस्या इस बात की थी कि संजू थोड़ा सा पतला दुबला और आशीष अच्छा खासा मस्कुलर, खाए पिए घर का। तब संजू ने अपने दो दोस्तों से कांटेक्ट किया, एक का नाम राहुल उर्फ रॉकी और दूसरे का नाम बादल। दोनों को पूरा मामला समझाया और बताया कि ऐसे से करना है। अंजलि कम से कम 3-4 लाख रुपए के गहने देगी, कुछ हिस्सा उसमें तुम भी ले लेना और किसी को पता नहीं चलना है। दोनों तैयार। फिर तय शेड्यूल के मुताबिक संजू, रॉकी और बादल उसी घर के आसपास एक सुनसान झाड़ी में जाके छुप जाते हैं। इधर अंजलि को मैसेज कर देते हैं कि हम लोग आ गए हैं। उसके बाद अंजलि अपने पति को बहाने से घुमाने के लिए निकलती है। जैसे उस जगह पे पहुंचती है, इशारा देती है कि मैं आ गई हूँ। फिर ये दोनों तीनों टूट पड़ते हैं। अंजलि भी सपोर्ट करती है, डंडों से पीटते हैं जैसे गिरता है मफलर से। आशीष का गला घोटते हैं, गला घोट के उसका कत्ल करते हैं। उसके बाद अंजलि को भी कहा जाता है कि तुम भी अपने शरीर पे कुछ निशान लगा लो। अंजलि ऐसे ही टेम्प्रोरी निशान लगाती है, फिर अपने झुमके, अपने चैन, अपनी अंगूठी, अपने हार, ये तमाम चीज़ें देती है, कहती ले जाओ, और फिर बेहोशी का नाटक करती है। आप सोच के देखिए कि वो लड़की कम से कम 12 घंटों तक बेहोश रही, वो भी जानबूझ के। तो लड़की का नाटक का आप यहाँ से सोचिए कि 12 से 14 घंटे वो बेहोश रही। पुलिस वाले, डॉक्टर सब कंफ्यूज, किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो लड़की नाटक कर रही। बहरहाल पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तब ये पूरी कहानी पता चली। अब ये तो कहानी का एक पहलू था, लेकिन अब आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। जिस परिवार की ये लड़की थी, उस परिवार से कोई भी इस लड़की के बचाव में आगे नहीं आ रहा। इस लड़की के चाचा का कहना है कि इस लड़की ने मेरे परिवार की इज्जत डुबो दी, और चाचा का ही डिमांड है कि इस लड़की को फांसी मिले। भाइयों ने भी इससे हाथ ऊपर कर लिया और कहा कि इसने 50 साल पुराना उस परिवार से जो हमारा संबंध था, उस संबंध को कलंकित कर दिया। हम लोग रामरख जी को आंख उठा के देखने लायक नहीं बचे, इस वजह से इस लड़की को फांसी हो। तो एक तरफ ऐसा परिवार कि जहाँ पे अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने घर की सगी बेटी पे, नहीं तो आमतौर पे कोई भी होता, सब मुकदमे लड़ने पे तैयार कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा। लेकिन यहाँ पे आप सोच के देखिए कि एक वो परिवार है और उसी परिवार में पैदा हुई एक लड़की ये है जिसने अपने प्रेमी के लिए, एक बेटर के लिए अपने करोड़पति पति को मार दिया। तो क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी घटना के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।